हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैं पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट शिफ्ट के मैंने 2 मॉक सॉल्व कराए हैं। दैट मीन्स 27 जनवरी के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के मैंने 2 मॉक सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आगे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, द्रव एक तरह से पिया जाता है, यानी लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसको नापने के लिए पिक्नो यानी पीने वाले मीटर का उपयोग करेंगे, तो पिक्नोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पिक्नोमीटर की बोतलें आमतौर पर कांच से बनी होती हैं और हवा के बुलबुले से बचने के लिए एक केशिका ट्यूब के साथ एक ग्राउंड ग्लास स्टॉपर होता है। यह पानी या पारा जैसे कार्यात्मक तरल पदार्थ के संदर्भ में घनत्व को मापने के संतुलन का उपयोग करता है। तो आप समझ रहे होंगे। आप नेक्स्ट देखिए, हम बाकी जो ऑप्शन बचे हैं इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, एनोमोमीटर जो होता है, बेवामीटर होता है और यूडोमोमीटर होता है। तो इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया देखते हैं। देखिए, एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण भी है। यह शब्द ग्रीक शब्द एनीमोस से बना लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? हवा, और इसका उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किए जाने वाले किसी भी हवा की गति के उपकरण का वर्णन करने के लिए कहता है। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा कि जैसे हमने पढ़ा पिक्नोमीटर, ठीक है, तो वो द्रव को नापने के लिए था। और एक्नोमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर जो होता है वो गति मतलब हवा की गति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से पूछ लें। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। यह हो गया हवा की गति के उपकरण का भी वर्णन के लिए किया जाता है। बेवामीटर क्या होता है? बेवामीटर एक प्रकार की जिसका उपयोग मतलब एक उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए टेरा मैकेनिक्स में किया जाता है। वाहन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए इलाके के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए बेवामीटर तकनीकी विकसित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूडोमोमीटर क्या होता है? यूडोमोमीटर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए एक उपकरण है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार के शहर में स्थित है। वैसे आपको सबको पता होगा, अलग अलग शहर में अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं और यूनिवर्सिटी के अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे ही पूछा गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय किस यूनिवर्सिटी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, और आगे क्या है। विश्वविद्यालय 1996 ईस्वी में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग के तहत अस्तित्व में आया। अब यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैसे भी आपको पता है, अगर यूपी पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं आप तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि यहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है, पुलिस की कैसे चयन किया जाता है, कैसे क्या होता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका प्रयागराज हो जाएगा, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज। ठीक है, यह पिछले 136 वर्षों में अस्तित्व में आया। वर्ष 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम लागू होने के बाद 1863 ईस्वी में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड जो था वो 2000 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, उत्तराखंड को भारत के 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वैसे ही 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था, जब इसे उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तो इसे और अलग किया गया था यानी खंड किया गया था, तो क्या बना? उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, जो काफ़ी हद तक एक पहाड़ी राज्य है। आगे पॉइंट क्या है हमारा। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन, तिब्बत और पूर्व में नेपाल के साथ लगती हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है देखिए, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। देखिए, आप मैप अगर पढ़ेंगे तो मैप में इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर इमेजिन करें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। और इसमें कौन कौन से धाम होते हैं, देखो 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के 4 सबसे पवित्र और पूजनीय हिंदू मंदिर शक्तिशाली पहाड़ों में स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं क्या, यह वास्तव में भगवान की भूमि यानी देवभूमि है। उत्तराखंड को देवभूमि यानी भगवान की भूमि कहा जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देखो शीतकालीन में अलग है, ग्रीष्मकालीन में अलग है। तो ग्रीष्मकालीन के अनुसार गैरसैंण है और शीतकालीन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देहरादून है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्या है, बरसाने की होली किसके द्वारा खेली जाती है, किसके साथ खेली जाती है, ठीक है। तो बरसाने की जो होली है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा लाठी, यानी लाठी के साथ खेली जाती है। लठमार होली जिसे कहते हैं बरसाना, उत्तर प्रदेश में ऐसी होली खेली जाती है, ठीक है। और आगे क्या है, कब खेली जाती है, देखो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो, भारत के विभिन्न राज्यों में होली समारोह, रंग पंचमी महाराष्ट्र में होली को सिग्मा ये रंग पंचमी 5वें पर रंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यानी महाराष्ट्र में जो होता है होली को सिग्मो या रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारा, होला मोहल्ला कहाँ का है, पंजाब का है। सिग्मो कहाँ का है, गोवा का। रॉयल होली उदयपुर की है, ठीक है। और कुमायूनी होली कहाँ की, उत्तराखंड की है। मंजल कुली कहाँ की है, केरल की है। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा जैन से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगने वाले कैंपिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा है। कैंपिल मेला का नाम उस स्थान के नाम पर पड़ा जहां पर मनाया जाता है, ठीक है। कैंपिल मेला एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख हमारे महाकाव्यों में मिलता है। यह स्थान पहले कंपिल के नाम से जाना जाता था और राजा द्रुपद की राजधानी है। 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमलनाथ का जन्म कंपिल में हुआ था। आगे क्या है, फर्रुखाबाद जिले के इस शहर में भगवान महावीर भी गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक कौन थे। तो भारत में कथक के नृत्य के प्रतिपादक कौन थे, पंडित बिरजू महाराज है। देखिए, अगर बिरजू महाराज का नाम आ रहा है, ठीक है, तो कथक से ही रिलेट होगा, ठीक है। कथक है तो बिरजू महाराज फेमस है यहाँ के। बाकी जो ऑप्शन बचे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो हैं भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक रहे हैं। वह कथक के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के थे। कहाँ के थे, कालका बिंदादीन घराने के थे। और सोनल मानसिंह एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य शैली की उस्ताद हैं। वह कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और छाऊ जैसे अन्य नृत्य रूपों को करने में कुशल है। वह पहली भारतीय नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2003 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, मल्लिका साराभाई अहमदाबाद गुजरात की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तकी हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और नृत्यांगना और कोरियोग्राफी मृणालिनी साराभाई की बेटी हैं कौन, मल्लिका साराभाई, ठीक है। आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो क्या नहीं है, देखिए शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता होती है, आयु पत्रता होती है, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण एक चरण नहीं है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, कौन कौन से चरण हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण में पहला चरण तो लिखित परीक्षा होती है। दूसरा चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी कहते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी होता है। और चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन होता है। यह हमारा चरण नंबर 4 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा बोला गया है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा जी थे ऐसे। एक पौराणिक कथा के अनुसार दशाश्वमेध घाट पर किए गए 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए क्या है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा सही उत्तर इसका हो जाएगा? परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है चक्र साहस या बहादुरी पुरस्कार का सर्वोच्च पदक है। ठीक है, या भूमि पर या समुद्र या वायु में शत्रु की उपस्थिति में साहस या बहादुरी आत्म बलिदान का सबसे विशिष्ट कार्य है। क्या? तो परमवीर चक्र उसी को मिलता है। देखिए आगे कुछ हमारे और भी अवार्ड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। महावीर चक्र क्या होता है? महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, या दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों, चाहे वह जमीन पर, समुद्र में या हवा में हो, के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, अशोक चक्र क्या होता है? वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, या दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों, चाहे वह जमीन पर, समुद्र में या हवा में हो, के लिए प्रदान किया जाता है। कीर्ति चक्र क्या होता है? विशिष्ट वीरता के लिए कीर्ति चक्र पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये द्वारा किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। कौन? इस्माइल मर्चेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे इस बुक के। देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखित एक पुस्तक है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट की बॉम्बे में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर ऑस्कर पोडियम पर उनके विजय आगमन तक की असाधारण यात्रा का वर्णन करता है। कौन? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कुछ। देखिए इसमें लिखा है कुछ पुस्तक दिए, उनके लेखक दिए जो कि नाम पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे कुछ आने वाली वीडियोस में मैं इसकी ट्रिक खुद बना के आपको पढ़ाऊंगी। तो अभी मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, कि आपके माइंड में रहे। तो देखिए क्या है, पुस्तक जो हमारी है होम इन द वर्ल्ड, ये किसने लिखी? अमृता सेन ने लिखी। अमृत सेन ने, होम इन द वर्ल्ड। आगे बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसने लिखी है? सुरेश रैना ने लिखी है। द नेट मेक साकर्स पैराबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस, किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। आगे क्या है? इंडोमिटाबले ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स एंड इन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, किसने लिखी? अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी। आगे देखते क्या, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, तो किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो किसने लिखी? तुहिन ए सिंह और अंकिता वर्मा ने। ठीक है, इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक किसने लिखी? मीनाक्षी लेखा ने लिखी। ठीक है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अभी इसमें कुछ और भी लिखे हैं, वही शायद लिखा है रस्किन बॉन्ड, नहीं देख लेते हैं, दूसरा है। ठीक है, द क्रिसमस पिग जो बुक है उसको किसने लिखा है? जेके राउलिंग ने लिखा है। वंडर्स किंग्स मर्चेंट द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेज, किसने लिखी? पैगी मोहन ने लिखी है। द लिविंग माउंटेन ए फैबल फॉर टाइम्स, किसने लिखी? अमिताभ घोष ने लिखी है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, किसने लिखी है? आनंद दत्ता ने लिखी है। द बेंच किसने लिखी है? मेगन मार्कल ने लिखी है। एलिफेंट इन द वॉम्ब, किसने लिखी है? कालिक कोचलिन ने लिखी है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। यह मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन का प्रतीक है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या है? रीइमेजिन रिएक्टर स्टोरी रिस्टोर थीम के तहत मनाया जाने वाला
मनाया जाने वाला इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। ठीक है, आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लेते हैं क्या क्या है। देखो ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं ये। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस और 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। देखो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस आपको बताया है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, 22 अप्रैल कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी दिवस है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। 17 जून मरुस्थली और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस है। ठीक, आगे क्या है, 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है, 26 जून को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, तो किन्होंने किया था, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। सर फ्रैंक व्हीटल अंग्रेजी विमानन इंजीनियर और पायलट जिन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो हमारा देखो 13 नंबर क्वेश्चन में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, रोजर बेकन कौन है, जेम्स वॉट कौन है, लुइस एडिसन वाटरमैन कौन है। तो देखते हैं कौन कौन है ये लोग। तो देखिए रोजर बेकन जो है वह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने बारूद बनाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने उड़ने वाले मशीनों और मोटर चालित जहाज़ों और गाड़ियों का प्रस्ताव रखा। सबसे पहले किसने रखा था, रोजर बेकन ने। जेम्स वाट एक आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनके भाप इंजन प्रौद्योगिकी में सुधार ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ावा दिया है। ठीक है, लुइस एडिसन वाटरमैन कौन है, लुइस वाटरमैन ने एक बेहतर फाउंटेन पेन का आविष्कार किया जिसने इंक वेल और डिप पेन को अप्रचलित बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो क्या नहीं है, क्योरा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, देखो ट्विटर है, फेसबुक है, वीबो है, लेकिन क्योरा नहीं है। तो ट्विटर, फेसबुक, वीबो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जबकि क्योरा जो है सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोरा क्या होता है, देखो कोरा वो होता है, इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं। कोरा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी सामाजिक प्रश्न उत्तर वेबसाइट है। यूजर प्रश्नों को संपादित करके और अन्य यूजरों द्वारा सबमिट किए गए उत्तरों में टिप्पणी करके सहयोग कर सकते हैं। ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर यूजर ट्वीट्स नामक संदेशों को पोस्ट और इंटरेक्ट करते हैं। पूंजीकृत यूजर ट्वीट को पोस्ट, लाइक और रिट्वीट कर सकते हैं, लेकिन अपंजीकृत यूजर केवल वही पढ़ सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। फेसबुक क्या होता है, फेसबुक इंक मोनोलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है। वीबो क्या है, वीबो एक चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वन आच्छादन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं। देखो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, अरुणाचल, देखो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र है बड़ा वन क्षेत्र के मामले में, सबसे बता दिया मैंने। ठीक है, फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा जो है यूरो है। फिनलैंड का आधिकारिक मुद्रा यूरो और यूरोपीय संघ की मौद्रिक इकाई और मुद्रा है। यूरो यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 19 की आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, यूरोपीय संघ 27 संघ राज्यों में से एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो कौन सी रेखा? मतलब रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का संकलन करती है, रेड क्लिफ रेखा। तो आगे जो देख लेते हैं, जो और रेखाएं नाम लिखी हैं वो कौन कौन है। तो देखिए, मैकमोहन जो रेखा होती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य एक स्पष्ट सीमा रेखा को परिभाषित करती है, मैकमोहन रेखा। मेडिसन रेखा क्या होती है? यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की सीमा है। डूरन रेखा क्या होता है? डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा बनाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मालदीव की माले होगी, मंगोलिया उलान बटोर हो जाएगी, मलेशिया तो मलेशिया और क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया की हो जाएगी प्योंगयांग। तो आगे हम देख भी लेते हैं, देखो मालदीव माले, मलेशिया की हो जाएगी कुआलालंपुर और मंगोलिया उलान बटोर, उत्तर कोरिया प्योंगयांग। तो आई होप आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? तो देखिए, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। तो देखिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर अटलांटा हो जाएगा। अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अटलांटा अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। अमेरिकी राज्य की राजधानी, मतलब राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। और सबसे बड़ा आबादी वाला शहर क्या है? अटलांटा, ठीक है। इसने गृह युद्ध 1960 के नागरिक अधिकार आंदोलन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या ऑप्शन क्या है इसके। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अमेरिका 50 राज्यों का देश है, तो जो उत्तरी अमेरिका के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। अमेरिका में कितने देश हैं? 50 राज्यों का देश है, ठीक है। और जिसमें उत्तर पश्चिम में अलास्का और प्रशांत महासागर में देश की उपस्थिति का विस्तार करने वाले हवाई भी शामिल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा महल, ठीक है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम और महल बोलते हैं। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपवासी मलयालम बोलते हैं। माही या महल जो पुरानी सिंगली के समान है, मिनिकाय पर बोली जाती है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा राम। तो राजा राम आपको याद रखना है, जो तीसरे छत्रपति भी थे। इसके की पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? भोसले वंश के तृतीय राजा राम तृतीय जो है 1922 से 1940 तक कोल्हापुर के महाराजा थे। वह अपने पिता महाराज साहू के अधिकारी बने। राजा एक उदार शासक थे। उन्होंने अपने राज्य के दलितों और दलित जातियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कोल्हापुर उच्च न्यायालय, आधुनिक आवास विकास, एक अद्यतन जल आपूर्ति प्रणाली, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तरीय महिला शिक्षा की भी स्थापना की। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या उत्तर हो जाएगा? घुमुरा, ठीक है। घुमुरा जो है उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। घुमुरा क्या होता है? पुल्ली कली क्या होता है? देखो, जो घुमुरा है भारतीय राज्य उड़ीसा के कलाहांडी जिले का एक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। पुलिकल्ली क्या होता है? देखो, यह भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव ओणम के अवसर पर लोगों के मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, राउत नाच क्या होता है? देखो, राउत नाच वैसे बहुत फेमस है, ठीक है। यह यादवों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। एक जाति जो खुद को कृष्ण का वंशज मानती है। राउत नाच मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ भारत में आयोजित किया जाता है, ठीक है। वे देव उठनी एकादशी के समय नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार थोड़ा आराम के बाद देवताओं के जागरण का समय होता है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप। देखिए आगे क्या है। डोलू कुनीथा क्या है? यह कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। यहाँ श्री बिरालंगेश्वर की पूजा से जुड़ा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों में हुई थी।
आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए कर दिया गया था। 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया था। आगे देखते हैं क्या है कि इसके की पॉइंट्स। देखो, अक्टूबर 2017 में भारत सरकार अक्टूबर 2017 में भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के वेतन को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए माह देने का फैसला किया। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य भत्ते भी मिलते थे, जिनमें निःशुल्क चिकित्सा, आवास एवं उपचार की सुविधा पूरे जीवन प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है 4 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्यपालकों का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसके अनुसार देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका प्रयोग उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम में किया जाएगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती है, देखो, वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए शर्तों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई भी पद नहीं रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारत अपने वार्षिक नारियल उत्पादन 2018 डेटा में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरा स्थान पर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। देखो, इंडोनेशिया विश्व का अग्रणी नारियल उत्पादक है। फिलीपींस नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, तो याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर हमारा क्या है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 15। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा को पूरा होने में लगभग 3 साल लगभग 3 साल मतलब 2 साल 11 माह और 17 दिन लगे। इस अवधि के दौरान इसने कुल 165 दिनों में कुल 11 सत्र आयोजित किया। ठीक है, इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार करने में व्यतीत हुए हैं। आगे देखते हैं कुछ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के। देखिए, संविधान सभा में शुरू में 389 सदस्य थे। संविधान सभा की मांग पहली बार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाई गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। ठीक है, कब स्वीकार किया गया था, 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। नवंबर 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने देश के विभाजन और पाकिस्तान के प्रस्तावित राज्य के लिए एक अलग संविधान सभा की घोषणा की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर BN राव को संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके फीडबैक अपना दिया करिए, और इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करिए, और पढ़ाई में कभी भी निगेटिव नहीं होना है, और आप जब चाहें तब पढ़िए, जितना चाहे उतना पढ़िए। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड